वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 की। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 की वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैकोबिन्स की। देखिए, जैकोबिन एक डेमोक्रेटिक क्लब था जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी पेरिस फ्रांस में 1789 में, और ये काफ़ी रेडिकल और रूथलेस पॉलिटिकल ग्रुप था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आया था। और इसके जो लीडर थे वो थे रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर का नाम आप याद रखिए क्योंकि इनका रोल होने वाला है आगे, क्योंकि इनके रीन को बोला जाता है द रीन ऑफ टेरर। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले क्या था, पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि अगर किसी को वोट देना है थर्ड एस्टेट में तो उसके पास सफिशेंट इनकम ज़रूर होनी चाहिए वोट देने के लिए। तो अभी थर्ड एस्टेट में तो सिटीज़ वर्कर्स, पीसेंट्स, तो ये सब होते थे। 80-90% पॉपुलेशन थी इनकी, तो ये वोटर्स नहीं बन पाते थे क्योंकि इनके पास सफिशेंट इनकम नहीं होती थी। तो इस तरह का एरिस्टोक्रेसी का रूल ख़त्म किया बोर्जोआ क्लास ने, और जो कंडीशन थी पीसेंट और सिटी वर्कर्स की वो फिर भी इम्प्रूव नहीं हुई जैसा कि माना गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद होगी। तो फिर क्या हुआ, 1793 में जैकोबिन्स पावर में आते हैं फ्रांस में। ध्यान से सुनिए, अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैकोबिन्स फ्रांस में आते हैं पावर में। उन्होंने इस तरह की जो कंडीशन लगाई थी कि वोट देने के लिए आपके पास इनकम होनी चाहिए, उस कंडीशन को दूर कर दिया रॉबेस्पियर ने। तो रॉबेस्पियर कौन थे, जैकोबिन्स के ही मेंबर थे। और इन्होंने क्या किया था कि फ्रांस के जो किंग थे और क्वीन थे उनको एक्सिक्यूट कर दिया 1793 में। क्यों कर दिया? और देखिए, गिलोटीन का सहायता लेके। अब आपको पता होगा कि ऊपर से एक ब्लेड आएगा और वो सर काट देगा, नीचे जिनको मारने के लिए रखा होता है वो। तो इस तरह का यूज़ किया जाता था गिलोटीन का। तो अभी क्या हुआ कि उसके बाद ये सिस्टम पूरा अनार्किकल हो गया, मतलब अनार्की सिस्टम बन गया पूरा का पूरा। अब जो भी रॉबेस्पियर के अगेंस्ट में बोलेगा उसको इसी तरह से पनिश किया जाता था, उसका सर काट दिया जाता था। तो आगे हम बात करें तो फिर जो जैकोबिन्स के मेंबर्स थे वो खुद अगेंस्ट हो गए, खुद खिलाफ हो गए रॉबेस्पियर के। और जो आंतक का राज था, आंतक का राज इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से लोगों को मारते थे जो भी इनके खिलाफ बोलता था। तो इनका राज खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर से बोर्जोआ पावर में आए। और देखिए, एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड हुई जिसको डायरेक्टोरेट कहा गया। तो फिर 1795 में क्या हुआ, फिर से इन्होंने री इंस्टेट किया द कंडीशन फॉर द राइट टू वोट। फिर 1799 में नेपोलियन पावर में आते हैं फ्रांस में। लेकिन नेपोलियन का जो रोल था, और नेपोलियन की जो पावर थी वो मिलिट्री रूल थी। उन्होंने मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया था फ्रांस में, और कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने आप को राजा भी घोषित कर दिया। और फिर से फ्रांस में वही मोनार्क सिस्टम आ गया था जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी। उसका तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन फिर से मोनार्क सिस्टम आ गया जिसके खिलाफ लड़ाई थी। तो 1803 में और 1815 का जो पीरियड था ये था नेपोलियन वॉर्स का। अब फ्रांस ने कई सारी यूरोप की कंट्रियों के साथ लड़ाई की। वो लड़ाई करने का एक रीज़न था कि फ्रांस के जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उन सब को फिर से रिस्टोर किया जाए दूसरी कंट्रीज़ में, या दूसरी कंट्रीज़ में लाया जाए। रिस्टोर नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में लाया जाए। तो नेपोलियन ने कई सारी टेरिटरीज जिनको उसने जीत लिया था, जैसे उसने वहाँ पे सर्फडम का जो दास प्रथा थी वो उसने सिस्टम ख़त्म किया, जो भी टेरिटरी उसने जीती थी। लेकिन जब नेपोलियन की हार हुई वाटरलू में, ध्यान दीजिएगा, जब नेपोलियन की हार हुई वाटरलू में तो कई सारी यूरोप की जो कंट्रीज़ थी जहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, उन्होंने फिर से फ्रांस में मोनार्क सिस्टम लाने की कोशिश की कि फिर से जो पुरानी डायनेस्टी थी, लुइस के टाइम की जो डायनेस्टी थी, उसे फिर से रिस्टोर किया जाए फ्रांस में, फिर से ओल्ड डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए। तो मोनार्क सिस्टम वैसा नहीं बन पाया जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले था। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि लोगों को अब अपने अधिकारों के बारे में पता चल चुका था। इसलिए रिस्टोर करने के बावजूद भी मोनार्क सिस्टम इतना नहीं चला फ्रांस में, और फाइनली फ्रांस फिर रिपब्लिक बन गया 1871 में। तो देखिए, अगर हम पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो फ्रांस ने कई सारी यूरोपियन कॉलोनीज़ को कमज़ोर किया था, सॉरी, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को कमज़ोर किया था, जैसे कि स्पेन, पोर्टुगीज़, और इनकी जो कॉलोनीज़ थी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, उनको भी इन्होंने आज़ाद करवाया था। तो ये जो महाशय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है साइमन बोलीवर। तो 1813 से लेके 1824 इन्होंने कई सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को आज़ाद करवाया था, जिनमें से कोलंबिया, पीरू, बोलोविया, इक्वाडोर। तो स्पेनिश रूल ने एक कॉलोनी स्पेनिश रूल था उस वक्त इन सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो साइमन बोलीवर ने उन सभी को आज़ाद करवाया।
आगे बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो स्लेवरी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और यूएसए ने भी इसको बैन किया 1865 में। फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था, जो एक सोशल क्लास बनी हुई थी, हाईएस्ट क्लास, मिडिल क्लास, लोएस्ट क्लास, उस सिस्टम को भी पूरी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद ख़त्म होना पड़ा। और जो लैंड्स थे, जो बड़े बड़े सोशल क्लास, हाईएस्ट सोशल क्लास के लोग थे जैसे नॉबल्स, क्लर्जी, उनके लैंड को जब्त किया गया और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला पीसेंट का। हालांकि वर्कर्स को इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो एंटी फ्यूडलिज्म वेव हिट किया यूरोप को 19th सेंचुरी में, जिसका ओरिजिन की फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस के साथ साथ कई सारी कंट्रीज़ में इसी तरह का रेवोल्यूशन देखने को मिला था। और कैपिटलिज्म सिस्टम फिर शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि कैपिटलिज्म ने ही रिप्लेस किया था फ्यूडलिज्म को। जो लोग विद्रोह कर रहे थे एक्चुअली वो कैपिटलिस्ट ही थे। तो आगे जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये तो वैसे फोर्स में आया नहीं, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें सभी को हक था वोट देने का। और इंसरेक्शन, राइट टू इंसरेक्शन का मतलब होता है कि आप सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर सकते हैं, तो जो कि एक अच्छा था। और जिसमें गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अंडर जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन कि सभी को काम करने का मौका मिलेगा, सभी को काम करने का हक है। तो उसके बाद जो नेपोलियन रूल आया, तो नेपोलियन का कोड, सिविल कोड फॉर फ्रांस, उसमें मेरिट बेस पे सभी को रिक्रूटमेंट मिलती थी गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि क्लियरली एक रिटन लॉ में लिखा हुआ था। और बाद में ये आगे चल के फ्रांस में एक लीगल सिस्टम बन गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई उसने कई सारे मूवमेंट्स को इंस्पायर किया अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, जिसमें से हमारा भारत भी एक था। हमारा भारत भी काफ़ी इंस्पायर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसकी वजह से एक फ्रीडम स्ट्रगल की जो भावनाएं हमारे अंदर, नेशनलिज्म की भावनाएं आने लगी और हमने भी प्रोटेस्ट किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि आप हमारे भारत को छोड़ो। तो ये सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हम काफ़ी सारी कंट्री मतलब इंस्पायर हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो आगे हम अगर नेगेटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो देखिए जिस मकसद से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उतना ये अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। इसके काफ़ी लिमिटेड सक्सेस थे। सबसे पहले कि जो पीसेंट्स थे उनको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो वर्कर क्लास थी उनको बेनिफिट नहीं मिला। उनकी शिकायत तो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो रेवोल्यूशन फेल्ड टू ब्रिंग इन डेमोक्रेटिक रूल। हाँ, डेमोक्रेटिक रूल के लिए डिमांड की गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आने का मकसद था कि उसमें डेमोक्रेसी लाई जाए, लेकिन क्या हुआ, जैकोबिन्स के अंडर रेन ऑफ टेरर शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन ने भी अपने आप को राजा घोषित कर लिया। और दूसरे सबसे बड़ी बात, नेपोलियन तो अपने फ्रांस के जो आइडियाज थे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको फैलाने के लिए उसने मतलब अटैक किया था आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी, लेकिन उसे एज ए लिबरेटल नहीं माना जाता। लेकिन जो नेशनलिज्म जागा दूसरी कंट्रीज़ में, वो एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली में 1870s में। तो थैंक यू वेरी मच।